अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उस्मान हबीब है और मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपकी करियर काउंसलिंग करते हुए आपको बताया था कि इंसान की ज़िंदगी में उसकी ज़िंदगी का मकसद कितना अहमियत का हामिल होता है और हम अपनी सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचान सकते हैं। पिछली वीडियो में मकसद को बहुत ज़्यादा ब्रीफ इसलिए किया गया था कि मुझे ये बातें कभी भी किसी ने नहीं बताई थी, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी के बहुत से साल बेमकसद रहे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन बातों से कभी महरूम ना रहें। इसलिए सबसे पहले गौर व फिक्र के जरिए हमें अपनी छुपी हुई सलाहियतों को समझने की ज़रूरत है। गौर व फिक्र हमारी ज़िंदगी में इस कदर ज़रूरी है कि इंसान को अपनी ज़ात पर चंद लम्हों का गौर व फिक्र महीनों इबादत से बेहतर है। इसी तरह गौर व फिक्र के ज़रिए जब हम अपनी सलाहियतों को जान जाएंगे तो हमारे लिए फील्ड का इंतखाब बहुत आसान हो जाएगा और हम आसानी से ये जान जाएंगे कि मैं अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला ले रहा हूँ तो मुझे किस फील्ड में दाखिला लेना चाहिए। इसको मज़ीद समझाने के लिए मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी का तजर्बा ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने किस तरह बहुत सी कुर्बानियों के बाद अपने लिए बेहतर फील्ड का इंतखाब किया। 8वीं के इम्तहानात देने के बाद हर तालिब इल्म के लिए एक मुश्किल मरहला आता है कि 9वीं जमात में मुझे कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए, साइंस या आर्ट्स। मेरे लिए भी इस बात का फैसला करना एक मुश्किल मरहला था। बहुत से लोगों ने बहुत से मशवरे दिए और हर किसी का मशवरा मुझे मजीद उलझा रहा था। यहाँ एक बात काबिल गौर है कि सियाने कहते हैं कि किसी दानश्वर से 1 घंटा बात करना 1 महीना किताबें पढ़ने से बेहतर है। तभी एक सियाने ने कहा कि सुनो सब की, करो दिल की। तब मैं समझ गया और मैं सोचा कि यार सबसे पूछ लिया, खुद से तो पूछा ही नहीं। खैर, नमाज पढ़ कर दुआ की कि या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है वही अता फरमा और गौर व फिक्र यानी अकेला बैठकर खुद से बातें करने में मसरूफ हो गया। सोचूं में गुम था, इतनी अकल तो थी नहीं। खैर, ये ख्याल आया कि करना क्या चाहता हूँ तो दिल ने बस इतनी बात कही, पैसा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज़ चाहिए कि मरने के बाद नाम जिंदा रहे। मुझे बचपन से ही तारीखी कहानियाँ और इस्लामी हीरोज़ के मतलब पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए हमेशा ये सोच रहती थी कि काश मरने के बाद मेरे नाम को याद रखा जाए। लेकिन कम इल्मी के बायस मेरी सोच मुझे फैसला करने में कोई मदद नहीं कर रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे मरने के बाद मेरा जिक्र भी किताबों में किया जाए और मेरे मतलब आने वाले तालिब इल्मों को पढ़ाया जाए, जैसा कि हमसे पहले कामयाब लोगों की कहानियां हम पढ़ते आ रहे हैं। तभी दिल तंग आकर कहने लगा, चलो बड्डा आया तो कायदे आजम, सीधी जी गल है, आर्ट्स साढ़े स्कूल है नहीं, पीछे रह गई साइंस, तो साइंस में आती है बायो और कंप्यूटर। डॉक्टर मैं बनना नहीं तो पीछे रह गई कंप्यूटर साइंस, घर वाले कंप्यूटर लेकर नहीं देते, इसी बहाने स्कूल में ही कंप्यूटर चला लेंगे और फिर आपके भाई ने रख ली कंप्यूटर साइंस। खैर, 9वीं जमात की पढ़ाई शुरू कर दी और खुशकिस्मती से क्लास के बैक बेंचेस में उठने बैठने लगा, क्योंकि पढ़ाकू लड़के मुझे बहुत बोर लगते थे। इसलिए बैक बेंचर्स के साथ दोस्ती को मैंने ज़्यादा अहमियत दी और क्लास के नालायक बच्चों में शामिल हो गया। मुझ में पढ़ाई के हवाले से बहुत ज़्यादा खामियां थी, लेकिन सिर्फ एक ही खूबी थी। खूबी ये कि क्लास में जब उस्ताद पढ़ा रहा होता था, उस्ताद का लेक्चर बहुत गौर व फिक्र से सुनता था और अपने उस्तादों से इस हवाले से बहुत से सवालात करता था। ख़ास तौर पर मुझे फ़िज़िक्स और इस्लामियात बहुत पसंद थी। उर्दू की सारी कहानियाँ पढ़ना और इंग्लिश की भी तमाम कहानियाँ उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ना मुझे बहुत पसंद था। लेकिन था मैं एक नालायक तालिब इल्म। मेरे किसी भी उस्ताद को मुझ पर कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरे फिजिक्स के उस्ताद मुझे बहुत ज़हीन समझते थे और अक्सर प्यार से समझाया करते थे कि तुम एक काबिल इंसान बन सकते हो अगर सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करो। यानी कहीं ना कहीं मेरे फिजिक्स के उस्ताद को मुझ पर बहुत उम्मीद थी। मैं क्लास का बहुत शरारती लड़का था और ये मेरे वाहिद उस्ताद थे जो मेरी शरारतें भी पसंद करते थे। खैर, वक्त गुजरता गया और 9वीं के बोर्ड के इम्तहानात शुरू हो गए और मैंने इन इम्तहानात को भी शुगल ही लिया। जैसे तैसे इम्तहानात ख़त्म हो गए और कुछ अरसे बाद मेरा 9वीं जमात का रिजल्ट भी आ गया और मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री में फेल हो गया। वो वक्त मुझे आज भी याद है कि मैं अपना रिजल्ट देखकर खूब कह के लगा कर हंसने लगा, क्योंकि मेरी 2 सप्लियाँ थी जबकि मेरे हर दोस्त की कम से कम 4 सप्लियाँ थी।
दोस्तों ने कहा, इतनी सप्लियां ले ली हैं, अब से पढ़ाई का कोई जवाब नहीं बनता। अब हम सब मिलकर पढ़ाई छोड़कर कामकाज ही करेंगे। दोस्तों में बैठकर उस दिन मैंने भी यही अहद कर लिया कि पढ़ाई मुझसे मुश्किल काम है, मैं भी अब कोई कामकाज ही करूंगा। बस दोस्तों को अल्लाह हाफिज कहा और घर चला गया। घर जाकर बहुत खुशी खुशी घर वालों को बताया कि मेरी 3 सप्लियां आई हैं, मैं पढ़ाई छोड़कर काम करूंगा, जबकि हकीकत में मेरी 2 सप्लियां थी। खैर रात हुई, मेरा कज़न आया और उसने पूछा, हाँ जी रिजल्ट का क्या बना। मैं बहुत अच्छे मजाज से बताया कि भाई जी 3 सप्लियां आ गई हैं। भाई जी ने यह सुनते ही मेरे रुखसार मुबारक पर रख कर एक चपेट दे मारी, जिसके बायस 2 मिनट तक मेरे कानों में टू की आवाज गूंजने लगी। तमाचा जोरदार था जो मेरे मुंह पर नहीं दिल पर लगा, लेकिन फिर भी मैं रोया नहीं, क्योंकि मुझे ऐसी जोरदार चपेट की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बस तभी ये ठान ली कि इससे इसकी मारी गई चपेट का बदला जरूर लेना है। वो बातें बहुत सुना रहा था, लेकिन मैं इसकी बातें सुनने की बजाय अपने अंदर अहद कर रहा था कि अब मैं इसको इससे ज्यादा पढ़कर दिखाऊंगा, इसके मुंह पर नहीं इसकी सोच पर चपेट मारूंगा। ये लोग मुझे नालायक समझते हैं, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं। बस फिर उससे ज्यादा पढ़ने की ठान ली, क्योंकि उस वक़्त ख़ानदान में वो बहुत पढ़ा लिखा तस्वर किया जाता था। मैं ये सोच ही रहा था कि उसके एक और तंज को मैं दिल पर ले गया। वो कहने लगा, मुझे देख, स्वीडिश कॉलेज पढ़ा हूँ, जहाँ मेरिट इतना हाई है कि तुझ जैसे ख्वाब में भी वहाँ दाखिला नहीं ले सकते। तब मैं सोचा, मेरा पुत्र उस्मान अब जाना है तो गवर्नमेंट स्वीडिश कॉलेज ही जाना है। बस फिर वो रात अपन 2 बजे तक पढ़ा। अगली सुबह स्कूल गया। जैसे ही असेंबली खत्म हुई, क्लास में मेरे फिजिक्स के सर सोटी लेकर आ गए और जोर से कहने लगे कि उस्मान किधर है, बाहर आ जाओ। और जैसे ही मैं बाहर आया, सर ने सोटियों की बरसात कर दी और 8 सोटियां दे मारी। तब मैं वजह पूछी कि सिर्फ मुझे ही क्यों मार रहे हैं, मैंने क्या किया है? तो कहने लगे, तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। कहते हैं जब रिजल्ट आया मैं तुम्हारा नाम टॉपर्स की लिस्ट में ढूंढता रहा, मुझे वहां नहीं मिला, लेकिन जब मैं फेलों की लिस्ट में तुम्हारा नाम ढूंढा तो सरफहरिस्त तुम्हारा ही नाम था। मैं समझता था कि तुम शरारती हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग पढ़ाई में भी जरूर तेज होगा। बस ये अल्फाज दिल पर लगे और आंख में आंसू आ गए और सोचा, यार उस्मान सर को तो मुझ पर बहुत उम्मीदें थी, ये तुमने क्या कर दिया। बस फिर बहुत मेहनत करने की ठान ली ताकि सर की नजरों से खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर सकूं। फिर दिन देखा न रात, सिर्फ पढ़ाई की और 10वीं में 664 नंबर हासिल किए। और सिर्फ इतना ही नहीं, 10वीं के रिजल्ट में मेरे फिजिक्स के नंबर पूरी क्लास में सबसे ज्यादा थे। अब कॉलेज के इंतखाब का वक्त आ गया तो अपना कॉलेज का इंतखाब पहले ही हो चुका था, यानी जहां वो चपेड़ वाला भाई पढ़ा था, स्वीडिश कॉलेज, और फील्ड भी उसके वाले ही, फाउंड्री एंड पैटर्न मेकिंग। फिर जैसे चल रहा था चलता रहा, क्योंकि उस वक्त जो मकसद मिला था वो तो पूरा हो चुका था, खोया हुआ मुकाम भी मिल चुका था, थोड़ी बहुत इज्जत भी मिलने लगी। तो इस दौरान इंसान काहली का शिकार हो जाता है, यानी जिंदगी में हमेशा आसानियां आ जाएं तो जिंदगी बहुत बोर लगने लगती है। इसलिए इंसान के पास हमेशा कोई मकसद जरूर होना चाहिए, लेकिन कॉलेज जाकर कोई खास मकसद ही नहीं था। खैर 3 साल का सब इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने के बाद मैं इस्लामाबाद जॉब करने चला गया। वहां जॉब लग गई, लाइफ तकरीबन सेट हो गई। लेकिन फिर मेरा डिप्लोमे का रिजल्ट आ गया। मुझे आज भी याद है, मैं इस्लामाबाद ही था। जैसे ही रिजल्ट घर भेजा, अम्मी बहुत खुश हुई, कहने लगी, छोड़ दे बेटा, नौकरी करके क्या करना है, तेरे नंबर अच्छे हैं, आ जा यूनिवर्सिटी में दाखिला ले ले और आगे पढ़ ले। बस इसी बात ने मुझे एक नया मकसद दे दिया। उस दिन एक नई उम्मीद मिल गई। जैसे तैसे करके महीना पूरा किया, तनख्वाह ली और आपका भाई वापस आ गया अपने सोने ते खंड नालों मिठे शहर गुजरात। और आकर गुजरात की आन बान शान जामे गुजरात में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया।
माली हालात बहुत ज़्यादा तंग थे और यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा यानी 50,000 फीस सेमेस्टर थी। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से फ़ीस का बंदोबस्त हुआ। खैर दाखिला लेने के बाद एहसास हुआ, उस्मान साहब कहाँ आ गए? जल्दबाजी तो नहीं हो गई? क्या ज़िंदगी का ये इंतखाब दुरुस्त है? तब खुद से पूछा कि क्या मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी चाहिए? क्या मैं इसी फील्ड के लिए बना हूँ? क्या इस फील्ड में पढ़ने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी के मकासद को हासिल कर सकता हूँ? 2015 मेरे लिए मुश्किल तरीन साल था, जब मेरे पास ना कोई मकसद था, ना ही मौजूदा फील्ड के इंतखाब से मैं खुश था। पहली मर्तबा मैं ज़माने के बनाए हुए तौर तरीकों पर चलकर खुद को बहुत ही बेबस और लाचार महसूस करने लगा। आप सोच रहे होंगे क्या कह रहा है, ये दुनिया के तौर तरीके पर चलकर कैसे रुसवा हुआ? तो इसका जवाब यह है कि डिप्लोमे के बाद मैंने जब सबसे मशवरा किया तो सबने कहा भाईजान तुमने पहले डिप्लोमा किया है, अब आगे तुम्हारी फील्ड इंजीनियरिंग की बनती है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लो। तो असूलन तो सबने ठीक कहा, लेकिन ये तो मुझे भी आगे सोचना चाहिए था कि क्या वाकई मुझे इंजीनियरिंग ही करनी चाहिए? क्या मेरी ज़िंदगी के मकासद इंजीनियरिंग करने से पूरे हो जाएंगे? यहाँ मुझे ये फैसला अपनी सलाहियतों को मद्देनज़र रख कर करना चाहिए था, लेकिन मैं दुनिया के असूलों पर चल पड़ा, जिसका बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ। अब मैकेनिकल में दाखिला लेने के बाद मुझे समझ आई कि मुझसे गलती किधर हुई। मुझसे असल गलती मेरे गुस्से में किए हुए फैसले की वजह से हुई कि जब मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा तो मैंने गुस्से में आकर बगैर सोचे समझे अपनी इंटर की फील्ड का इंतखाब कर लिया। हालांकि जिस तरह मैंने 8वीं में गौर व फिक्र किया था, वैसे ही एक मर्तबा 10वीं के बाद भी गौर व फिक्र करना चाहिए था। खैर गलतियों से ही इंसान सीखता है, लेकिन अफसोस खोया हुआ वक्त कभी वापस नहीं मिलता। लिहाजा मैंने एक मर्तबा फिर से गौर व फिक्र करने का सोचा, ताकि मैकेनिकल को छोड़कर ऐसी फील्ड में जा सकूं जहां मैं पुरसुकून महसूस करूं और मुझे ऐसा महसूस हो कि मैं इसी फील्ड के लिए बना हूं। फिर बहुत दिन सोचता रहा कि यार जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, उसके बगैर मैं नहीं रह सकता। मुझे बस कोई मकसद चाहिए, कोई चैलेंज चाहिए, कोई नजरिया चाहिए, और मकसद भी ऐसा हो कि मरने के बाद मेरा नाम जिंदा रहे। बहुत सोचने के बाद मेरे दिल में यह ख्याल आया कि जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। तो उसी वक्त दिल ने कहा कि यार कोई ऐसा काम कर जाऊं कि मरने के बाद भी मेरा नाम जिंदा रहे। तो अब इससे इस बात का अंदाजा हुआ कि नाम बनाने के लिए मशहूर होना पड़ेगा। तब मैं सोचा अगर मैकेनिकल करके किसी अच्छी से अच्छी इंडस्ट्री में लग जाऊं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग जान सकेंगे। तो जवाब मिला कि एक इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा 300 लोग होते हैं। तो इंजीनियर बन गया तो हर वक्त मशीनों के साथ ही लगा रहूँगा, लोग तो कम ही मिलेंगे। अब मैंने यूनिवर्सिटी की तमाम फील्ड्स यानी डिपार्टमेंट्स पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दिया। बहुत दिन सोचने के बाद ख्याल आया कि बाबा जी मैथ्स कम, अच्छे बच्चे अच्छे काम, मैथ्स कम। मैथ्स कम वो वाहिद फील्ड थी जो मेरी ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशात पर पूरा उतरती थी। वो इसलिए कि मैकेनिकल में गुजारे के 1 साल के दौरान मैंने अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गौर व फिक्र किया था, जिसकी वजह से मैंने अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा लगा लिया था। मुझे आज भी याद है कि मैं ये सोचा करता था कि यार हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है, मेरे अंदर भी ज़रूर होगा, मुझे इससे ढूंढना होगा। लेकिन बहुत अरसा गौर व फिक्र करता रहा और मुझे मेरा टैलेंट ना मिला। फिर एक दिन एक दोस्त की बात याद आ गई और हंसने लगा। बस उसी बात ने मुझे एक मंजिल दिखा दी। असल में मुझे बचपन से ही कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। इतनी कहानियाँ पढ़ ली थी कि एक वक्त आया मैं खुद तस्वराती कहानियाँ बनाने लगा और अपने एक बेस्ट फ्रेंड को अक्सर वो स्टोरियाँ सुनाता रहता था कि एक दिन मेरा दोस्त कहने लगा, यार उस्मान मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारी ये कहानियाँ झूठी हैं, तुम मुझे गप्पे सुनाते हो, लेकिन फिर भी मैं ये बहुत शौक से सुनता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी कहानियाँ सुनकर बहुत मज़ा आता है।
بس اسی بات سے مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اللہ نے میرے اندر ایک اچھا لکھاری ہونے کی خوبیاں رکھی ہیں۔ بس اسی بات سے میں نے میس کمیونیکیشن کا انتخاب کیا اور بہت ہی شوق سے میں نے اس فیلڈ میں 4 سال گزار دیے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے وقت گزر گیا۔ مکینیکل میں کسی بات کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی، ہر الیکچر میرے سر سے گزرتا تھا، لیکن میس کمیونیکیشن میں ایسا لگتا تھا کہ مجھے سب آتا ہے، کیونکہ یہاں میرے اندر پڑھائی کے متعلق صرف ایک خوبی نے میرا بہت ساتھ دیا کہ یہاں میں اپنے ٹیچرز کا لیکچر بہت غور سے سنتا تھا اور کبھی کوئی کلاس مس نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میس کمیونیکیشن کی پڑھائی میرے اندر رچ بس گئی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے شوق کو جب ہم اپنا پروفیشن بناتے ہیں تو وہ پروفیشن ہمیں مزہ دینے لگتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اپنے فیلڈ کے انتخاب کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ مشورہ سب سے کرو لیکن فیصلہ دل سے پوچھ کے کرو، جس طرح میں نے اپنی زندگی کے 2 سال ضائع کر کے اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیا کہ اللہ نے میرے اندر ایسی کون سی خوبی رکھی ہے جس پر میں عمل کر کے کامیاب زندگی اور فیلڈ کا انتخاب کر سکتا ہوں۔ یہاں ایک بات ضرور بتانا پسند کروں گا کہ جب میں میکینیکل میں تھا میں اپنی زندگی کو بہت فضول سمجھتا تھا۔ ایسے لگتا تھا زندگی عجیب سی ہے، کچھ بھی اچھا نہیں تھا، نہ سی جی پی اچھا تھا، نہ ہی فیس کی ٹینشن جاتی تھی کہ اگلے سمیسٹر کی فیس کیسے دوں گا۔ یہ سب اس لیے عجیب تھا کیونکہ یہ فیلڈ میرے متعلق نہیں تھی۔ اس سے میرا دل اٹھ گیا تھا، لیکن جب میس کمیونیکیشن میں گیا تب زندگی سکون والی لگنے لگی، زندگی جینے کا مزہ آنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ مجھے اسکالرشپ بھی مل گئی تھی، میس کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب بھی مل گئی تھی، لیپ ٹاپ بھی مل گیا تھا، فیسز بھی خود سے ارینج کرنے لگا اور زندگی میں کبھی فرسٹ نہیں آیا تھا لیکن میس کمیونیکیشن کے آخری سمیسٹر میں فرسٹ بھی آ گیا تھا اور تھیسس بھی اچھے سے مکمل کر لیا۔ اب زندگی کی محض ایک خواہش ہے کہ کسی یونیورسٹی میں بطور استاد خدمات سر انجام دینا چاہتا ہوں۔ اللہ یہ خواہش بھی پوری کرے گا انشاءاللہ، اور اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہماری زندگی میں غور و فکر کس قدر اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔